नमस्कार, मैं सीके सिन्हा। तो जो मजदूर गांव से शहर की ओर आए थे, वही मजदूर अब अपनी गांव की ओर लौट जाना चाहते हैं। कई जगहों से जो दृश्य आ रही है, जन सैलाब जो देखने को मिल रहा है, गाजियाबाद में, मुंबई में हजारों की संख्या में मजदूर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं ताकि वो अपने गांव, अपने घर वापस जा सके। तो क्या ये जो वापसी हो रही है, इसका वजह सिर्फ एकमात्र कोरोना महामारी है या फिर हमारा सिस्टम भी इसके लिए जिम्मेवार है? निश्चित रूप से सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, जो हमारा सिस्टम है उसको चलाने वाले लोग हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। अगर ये पैसे जो है वो भेज पाते मजदूरों तक, वो तमाम सुविधाएं, साधन भेज पाते, तो शायद ये जो चीज दिख रही है हमें, जो मजदूरों का जो कष्ट हमें जो नजर आ रहा है, जो वो रोड पे चल रहे हैं, परिवार सहित चल रहे हैं, बच्चे चल रहे हैं, ये जो दृश्य हमें देखने को मिल रहा है, जो पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा, वो हमारे देश में देखने को मिल रहा है। तो क्या हम मजदूरों तक अनाज पहुंचा सकते थे? मजदूरों को, जो प्रवासी मजदूर है वहां तक हम उनको पैसे दे सकते थे? आज इसी विषय में बात करेंगे। हमारे देश में कार्यपालिका भी है और विधायिका भी है। आज इन दो विषयों पर बात करेंगे कि अगर कार्यपालिका चाहती तो भी मजदूरों तक अनाज और पैसे पहुंच सकते थे। देखिए, अगर कार्यपालिका की बात करें तो राष्ट्रपति हैं जो दिल्ली में बैठते हैं और अलग अलग राज्यों में गवर्नर्स बैठते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम होता है, उसके नीचे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं यानी एसडीएम साहब होते हैं, और उसके नीचे बीडीओ होता है यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं। ये एक सरकारी तंत्र है कार्यपालिका का। उसके बाद अगर ये चाहते, कार्यपालिका की मदद से चाहते, तो हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पूरा जिला का पावर होता है, तो वो ये चीज कर सकते थे, मजदूरों को चिन्हित कर सकते थे, और सरकार के पास समय था, कार्यपालिका के पास समय था। 21 दिन का लॉकडाउन हुआ था और 21 दिन का लॉकडाउन में उनको पता होना चाहिए था, पता होना चाहिए था कि इसके बाद मजदूरों की परेशानी बढ़ेगी, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो कार्यपालिका यहां पे फेल हो गई, क्योंकि कार्यपालिका जो सिस्टम है उसमें पूरी तरह से दीमक लगा हुआ है। लेकिन इस कार्यपालिका को बूस्ट कौन करता है, चलाता कौन है? वो है विधायिका यानी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद उनके नीचे मंत्रालय बने हुए हैं, फिर उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट में सीएम हो गए, फिर उसके नीचे मंत्रालय बने हुए हैं, अलग अलग विधायक हैं, एमएलसी हैं, एमपी हैं, ये सारे लोग हैं, वार्ड कमिश्नर हैं, ग्राम सभा में लोग हैं। ये सारा एक हमारा जो विधायिका है, ये भी चाहता तो अनाज पहुंचा सकता था। कार्यपालिका में, सिस्टम में पूरी तरह से दीमक लगा हुआ है, ये एक चीज समझ में आती है। वहां पे कंप्लीटली उनका दोष है। वो चाहते तो आसानी के साथ चिन्हित कर लेते हैं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं, एसडीएम स्तर पे पता लग जाता है कि मेरे अनुमंडल में कितने हैं, और ब्लॉक लेवल पता लग जाता है कि ब्लॉक लेवल में कितने लोग हैं, और उनको तुरंत आइडेंटिफाई करके उन तक पैसे भी पहुंचाए जा सकते थे, अनाज भी पहुंचाया जा सकता था, लेकिन नियत नहीं था। और अगर बात करते हैं विधायिका का, तो अगर हम विधायिका की बात करते हैं तो आप देखेंगे 543 सीट हमारे देश में, एक सीट पर 70 लाख रुपए खर्च करते हैं। सरकारी जो खर्च होती है, कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निर्धारित किया है कि एक सीट पर एक एमपी के जो कैंडिडेट है वो 70 लाख खर्च कर सकता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि औसतन 5 करोड़ से कम कोई नहीं खर्च करता। तो अगर आप 70 लाख के हिसाब से जोड़ेंगे तो एक कैंडिडेट यानी 543 कैंडिडेट 380 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। और अगर आप 5-5 करोड़ का अनुमानित लगा लेते हैं जो वो खर्च करता है एक कैंडिडेट के हिसाब से, 543 कैंडिडेट, तो वो करीब 3000 करोड़ रुपया हो जाता है। तो वो चाहते तो वो भी खर्च करते, चुनाव के समय में वो पैसे खर्च कर सकते, लेकिन आज जब इतनी बड़ी संकट है तब उनका पैसा नहीं निकला बाहर। ये तो मैं एमपी की बात कर रहा हूं, 543 एमपी की। अगर वो 5-5 करोड़ के हिसाब से तो वो पैसा खर्च करते हैं, नाजायज पैसे खर्च करते हैं। आज चाहते तो वो पैसा खर्च कर सकते थे और लोगों को संकट से निकाल सकते थे। सिर्फ एक कैंडिडेट के हिसाब से हर एक एमपी के सीट के लिए 10-10 कैंडिडेट खड़े होते हैं। 5 तो ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास अच्छा खासा पैसा होगा जो वो खर्च कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि चुनाव नहीं आने वाला। चुनाव आने वाला होता तो शायद करते। अगर हम एमएलए की बात करें तो 41-23 एमएलए हैं। अगर 1-1 करोड़ रुपए भी अपने क्षेत्र में वो खर्चा करते हैं, जब वो चुनाव होता है, वैसे 40 लाख रुपया इलेक्शन कमीशन कहती है कि क्षेत्र में आप खर्चा कर सकते हो, वो 1 करोड़ से कम तो कोई नहीं करता होगा, ज्यादा ही करता होगा। तो 1 करोड़ भी अगर मान लेते हैं तो 4100-4200 करोड़ रुपया जो हो जाता है, वो भी खर्च करते तो आज मजदूरों की ये हालत नहीं होती। अगर मैं उसके नीचे आ जाऊं तो वार्ड कमिश्नर की बात करूं तो वार्ड कमिश्नर हमारे देश में 25,000 करोड़ रुपया खर्च कर देता है। तो 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर देता है, जो अनुमानित मैं आपको एक बता रहा हूं कि इससे ज्यादा भी हो सकता है पूरे देश की अगर वार्ड कमिश्नर की बात की जाए तो। और अगर ग्राम सभा में जो पंचायत के मुखिया के चुनाव लड़ते हैं, वो 2.5 लाख ग्राम सभाएं हमारे यहाँ ग्राम पंचायत है, और वहां पर करीब 30,000 करोड़ खर्च हो जाता है। तो अगर आप ये सारा पैसा जोड़ते हैं सरकारी तंत्र के अनुसार से, जो सरकार निर्धारित करती है उसके अनुसार से भी अगर आप जोड़ेंगे, तो ये आसानी के साथ 50,000 करोड़ पहुंच जाता है। और आपको पता है कि ये लोग इलेक्शन के टाइम में कितने पैसे खर्च करते हैं, पानी की तरफ पैसा बहाया जाता है। अगर
जो जनता इनको वोट देती है, जो मजदूर भाई, जो लोग, तमाम लोग वोट देते हैं, उनके लिए भी इनके पैसे नहीं निकले। अगर चुनाव होता तो शायद ये पैसे निकालते। तो अगर ये चाहते तो ये भी कर सकते थे, यानी जो हमारा विधायिका है वो भी साफ नियत से चाहता तो कर सकता था, और कार्यपालिका जो घोषणा करता रहता है लेकिन कहीं से कुछ नहीं हो पाता, वो भी इक्वल जिम्मेवार है। तो यानी हमारे पास सिस्टम था, ऐसा नहीं हमारे पास सिस्टम नहीं है। कितना शानदार सिस्टम है। राष्ट्रपति है, कोऑर्डिनेट कर सकते थे गवर्नर से, गवर्नर कोऑर्डिनेट करता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोऑर्डिनेट करते सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से, सब डिविजनल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, और ये सरकारी ऑफिसर्स मिलकर अलग अलग वार्ड कमिश्नर से, वहां की ग्राम पंचायत से, जहां जहां मजदूर फंसे हुए सबसे बात कर सकते थे। और प्रवासी मजदूरों का जो आंकड़ा जारी किया कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूर है। पहला बात तो 8 करोड़ नहीं है, 12 करोड़ से ऊपर है। दूसरी बात कि कौन सा मजदूर कहां है, किस स्टेट में है, ये पूरी जानकारी होनी चाहिए, और इसका डेटा सरकार के पास होना ही चाहिए था। अगर डेटा होता तो सरकार आसानी के साथ वहां तक पहुंचा सकती थी। जो सरकार ने 500-500 रुपए दिए या 1000 रुपए दिए हैं, 500 रुपए और 1000 रुपए से आज की डेट में क्या होता है भाई साहब? एक दिन का खर्च है आपका 200-300 रुपए, अगर आप अपने 4 लोगों के साथ रह रहे हैं। अगर मजदूर कटौती करके भी रहे तो 200-300 रुपए उसका खर्च करे, हो जाएगा। आम खर्च है, 50-60 रुपए किलो दूध बिक रहा है मार्केट में, कहां से होगा? उसके पास अगर छोटे बच्चे हो तो सरकार ने 500-1000 दिया, उससे भी कुछ नहीं हो सकता था। तो सरकार ने एक सिस्टम होते हुए भी हमारा नियत नहीं था, हम चाहते तो ऐसा कर सकते थे। देखिए, मैंने आपको बारीकी से समझाया कि एक सिस्टम चेन है हमारा, और मैंने आपको बताया कि जो विधायिका थी वो भी चाहते तो एक वार्ड कमिश्नर ही, आपके वार्ड का वार्ड कमिश्नर ही आपके एरिया में लाखों रुपए खर्च करता है चुनाव जीतने के लिए, तो वो भी पैसा खर्च कर सकता था ना। कहां चला गया वो? आज वो आपके सामने नहीं आ रहा। तो ऐसे बहुत सारे लोग, इक्का दुक्का देखिए हर जगह, कुछ एमपी ने, एमएलए ने, मैं सबको तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ एमपी एमएलए ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने एरिया में अनाज आज भी बांट रहे हैं। लेकिन अगर सब ऐसा करते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती, और ये ट्रेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम ट्रेन चलाकर कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ा रहे हैं। कोरोना हमारा जो भीषण जो है प्रकोप जो है कोरोना का, अब असल में सही शुरू होगा, क्योंकि जो सबको आप क्वारंटाइन नहीं कर सकते, सबको क्वारंटाइन करना बहुत ही मुश्किल है। सरकारें कह रही है कि हम सबको क्वारंटाइन करेंगे, नहीं हो पाएगा। बहुत लोग छिपकर, चोरी छिपे गांव में पहुंच चुके हैं, वहां एक अलग सा संकट आने वाला है, और इस देश में टेस्ट बहुत कम हुए हैं। हमारे सामने एक बड़ा समस्या आने वाला है, और ये सब सिस्टम हमारे पास होते हुए भी हम फेल हो गए। तो अब हमें इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। पता नहीं ये कब दुरुस्त होगा, लेकिन हम सब की जिम्मेवारी है कि इसे दुरुस्त करें, सरकार पर दबाव बनाएं कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम आज इस स्थिति में हैं। जय हिंद।